हेलो लर्नर्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है ज्ञानश्री क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम डायरेक्टली बिना टाइम वेस्ट किए पेपर वन और पेपर टू, अब अगर आपका शिक्षा शास्त्र आपने एग्ज़ाम में अपीयर किया 3 जनवरी को, 3 जनवरी 2025 को आपका एग्जामिनेशन था। अगर आप शिक्षा शास्त्र के स्टूडेंट हैं, अगर आप एजुकेशन के स्टूडेंट हैं, तो आज हम एनालिसिस करेंगे उसी पेपर का, यानी पेपर वन भी करेंगे उस दिन के, और पेपर टू शिक्षा शास्त्र यानी एजुकेशन, उसका भी एनालिसिस करेंगे। मैम का भी एनालिसिस आने वाला है, अलका मैम का, तो उसके लिए भी ज़रूर वेट करिएगा। किस लेवल का पेपर आया था, कितना कट ऑफ जा सकता है, ये भी आपको एक आइडिया दे दूंगा। वैसे मैम जो है इस के बारे में ज़्यादा बेहतर आपको बताएंगी, और एक कट ऑफ का वीडियो भी आपके लिए लाने वाली है, आंसर की कब आएगा, सारी जानकारी आपको मैम की तरफ से मिलेगा। लेकिन आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लेवल डिस्कस करने वाले हैं कि पेपर का क्या लेवल था, इसके अलावा कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, पेपर का जो है वो चेंज क्या था, उसके पैटर्न में क्या चेंज देखने को मिला, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, ओवरऑल अगर हम बात करें शॉर्ट में, तो मॉडरेट पेपर आया था। मैं इस पेपर को इजी से मॉडरेट के बीच में कहूँगा, है ना। क्यों कह रहा हूँ ऐसा, मैं बताऊंगा, डिस्कस करूंगा पॉइंट्स को। इजी टू मॉडरेट क्यों है, देखिए बहुत सारे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन थे, और मैं ये बार बार कह रहा हूँ, और उसी के आधार पर यूट्यूब पर बहुत सारी क्लासेस मैंने लिया कि जिसमें फैक्ट आधारित मैंने चीज़ें बताई डायरेक्टली। जो अगर आप हमारे बैच के स्टूडेंट हैं, आपको मैंने नोट्स जो प्रोवाइड किया है, वो सीधे उससे प्रश्न पूछे गए हैं। मैंने बोला भी था कि लास्ट दिन पे जो मैं आपको नोट्स देने वाला हूँ, वो डायरेक्टली आपके एग्जामिनेशन में हेल्प करेगा। जिन्होंने भी मिस किया और इधर उधर भटकते रहे अलग अलग सोर्सेज के तरफ, उनका जरूर ये चांस मिस हो गया, है ना। अगर आपने कीवर्ड पकड़ लिया, एलिमिनेशन टेक्निक पकड़ लिया, तो आपने अच्छे से किया। अच्छा, स्टूडेंट्स ने बताया कि जो पैसेजेस थे, कॉम्प्रिहेंशन जो था, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वो थोड़ा डिफिकल्ट उनको लगा, लेकिन ठीक है, मैनेजेबल था उनके लिए। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के बारे में बात करें तो ज़्यादा कैलकुलेशन से ज़्यादा जो है ना, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान था इस बार के पेपर का। तो ओवरऑल पेपर अगर हम देखें तो बैलेंस्ड आया है। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि हमारे स्टूडेंट्स ने हमें बताया है कि कौन कौन से क्वेश्चन, किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो एक क्वेश्चन था आपका ये कि स्वयं का जो है एक कोऑर्डिनेटर इनमें से कौन सा नहीं है फॉर हायर एजुकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हायर एजुकेशन यहाँ पर मेंशन किया था। तो देखिए, हायर एजुकेशन के लिए जो है इग्नू है, और आपका जो है टेक्निकल एजुकेशन के लिए सी, और ये है ना। तो ये तीनों NITTTR ये आपका, इसके अलावा CEC और इग्नू, ये तीनों ही हायर एजुकेशन के लिए है। NIOS जो है, ये स्कूल एजुकेशन के लिए कोऑर्डिनेटर है। तो NIOS इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नॉट पूछा है। तो याद रखिएगा कि ये प्रश्न पूछा गया था। RTE एक्ट 2009 से प्रश्न पूछा गया था। बार बार मैंने आपको पढ़ाया है, और जब भी मैं पढ़ाता हूं तो स्टार्ट करता हूं सीधे राधा कृष्णन कमीशन से, फिर हम आते हैं मुदलियर कमीशन यानी सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, इसके बाद हम आते हैं कोठारी आयोग पर, और कोठारी आयोग के बाद हम डिस्कस करते हैं पहली हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1968 में आई थी, फिर 1986 में आने वाली हमारी दूसरी शिक्षा नीति, 1992 में उसका जो रिवीजन, या हम कह सकते हैं कि उसके उसके क्रियान्वयन के लिए जो लाया गया था प्रोग्राम ऑफ एक्शन, वो। इसके अलावा 2001 के हम सर्व शिक्षा अभियान के बारे में बात करते हैं, 2005 के बारे में हम बात करते हैं, जो आपका NCF आया था, NCF यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, इससे भी क्वेश्चन इस बार पूछा गया था। बार बार मैं मेंशन करता हूं NCF के बारे में। इसके अलावा RTE एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के बारे में जरूर पूछा जाता है, और मैंने मेंशन किया था, उससे पूछा गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया था। RTE एक्ट में फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के बारे में बात होता है कि भाई 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। इसके अलावा अगर कोई डिफरेंटली एबल्ड या कोई अगर विकलांग या दिव्यांग जन है, तो उनके लिए ये जो एज है वो 14 से बढ़ के 18 हो जाती है, यानी कि 6 to 18 ईयर्स के लिए उनका जो है ये आपका फ्री एंड कंपलसरी चलता है। जोर होता है इसका इक्विटी, एक्सेस और क्वालिटी पे। बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, टॉपिक्स देखते हैं। NCF 2005 से प्रश्न पूछा गया था। NCF का फोकस जो 2005 वाला था, उसका कंस्ट्रक्टिविज्म पे था। लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में पहली बार बात किया गया भारत में कि भाई हमें टीचर सेंट्रिक से हटना होगा, शिक्षक केंद्रित से हमें अब शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा जो है, इस पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। एक्सपीरियंस के थ्रू लर्निंग के बारे में बात करता है। अंडरस्टैंडिंग और क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में NCF 2005 बात करता है, और रोट लर्निंग यानी रट कर जो सीखने वाली हमारी पद्धति थी, उससे हटने के बारे में, और सृजन करना, क्रिएशन के बारे में बात करता है।
ब्लूम की टैक्सोनॉमी तो हमेशा ही पूछा जाता है, कुछ नया तो है नहीं। ब्लूम की टैक्सोनॉमी मैंने कई बार आपको बताई है, रिवाइज टैक्सोनॉमी भी बताई है ना। तो ब्लूम वर्गीकरण से प्रश्न था, और इसमें देखिए रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, इवेल्युएट और क्रिएट, है ना। ये आपका कॉग्निटिव लेवल होता है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव असेसमेंट के लिए इस्तेमाल होता है इसका, तो इससे प्रश्न पूछा गया था। अब पेपर 2 शिक्षा शास्त्र में भी देख लीजिए कुछ जो यहाँ टॉपिक्स मेंशन है। हाबरमास थ्योरी से क्वेश्चन आया था, जो कि बताता है कि नॉलेज जो है ना वो 3 चीज़ें याद रखनी होती है। टेक्निकल जो नॉलेज होता है, किसी चीज़ के बारे में आपकी तकनीकी जानकारी, उसको कैसे आप अप्लाई करेंगे, और इमेंसिपेटरी जो आपका इन्फॉर्मेशन। तो क्रिटिकल थ्योरी और कम्युनिकेशन के ऊपर एम्फेसिस होता है। हाबरमास थ्योरी से प्रश्न था, है ना। इसके अलावा आपका शुलमैन से प्रश्न पूछा गया था शिक्षा शास्त्र में। जो पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज यानी कि पीसीके, ये इन्होंने डेवलप किया था। तो इसके बारे में था कि भाई सब्जेक्ट नॉलेज एक टीचर के पास होना चाहिए, पेडागोजिकल स्किल्स होने चाहिए, और लर्नर्स की अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि मेरे क्लास में जो बच्चे हैं वो कैसे सीखते हैं, कैसे उनके लिए बेहतर रहेगा मुझे सिखाना। तो ये जो है आपका। अच्छा, गांधी जी के जो टॉल्स्टॉय फार्म है उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन था, याद रखिएगा। तो टॉल्स्टॉय फार्म में ये बेसिक एजुकेशन जो है, बेसिक शिक्षा से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट था। मोरल लर्निंग के बारे में बात करते थे गांधी जी, और आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस के बारे में बात करते थे। डिग्निटी ऑफ लेबर, वैल्यू एजुकेशन और स्किल बेस्ड एजुकेशन के बारे में गांधी जी बात करते थे, है ना। तो ये जो है आपका टॉल्स्टॉय फार्म से भी क्वेश्चन आया था। अच्छा, पेरेनलिज्म से भी क्वेश्चन था आपका पेपर 2 एजुकेशन में। इसका जो जोर होता है वो इटर्नल ट्रूथ या यूनिवर्सल नॉलेज, ऐसा नॉलेज जो सबके लिए जो है वो समान है, एक है, पूरे यूनिवर्सल नॉलेज उसको कहते हैं। वो क्लासिक्स, फिलोसफी और लॉजिक पे फोकस होता है। पेरेनलिज्म से भी क्वेश्चन था, एसेंशियलिज्म से भी क्वेश्चन था, है ना। यानी एसेंशियलिज्म में जो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे मैथ, साइंस, लैंग्वेज, इनके ऊपर फोकस होता है। टीचर सेंटर्ड होता है, यानी शिक्षक केंद्रित होता है, और डिसिप्लिन बेस्ड अप्रोच होता है एसेंशियलिज्म, याद रखिएगा। करिकुलम डिजाइन से क्वेश्चन था, है ना। इसमें सब्जेक्ट सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड, प्रॉब्लम सेंटर्ड, ये अलग अलग टाइप के करिकुलम डिजाइनिंग होते हैं, और ऑब्जेक्टिव्स, कंटेंट, टीचिंग और इवैल्यूएशन को अलाइन करना होता है, ये याद रखिएगा। टाइलर मॉडल से भी क्वेश्चन आया था। 4 बेसिक क्वेश्चंस जो ऑब्जेक्टिव, लर्निंग एक्सपीरियंसेस, ऑर्गेनाइजेशन और इवैल्यूएशन, ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस पूछता है। ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड मॉडल होता है ये, तो ये भी याद रखेंगे। इसके अलावा स्टेक मॉडल से क्वेश्चन था, जो रिस्पॉन्सिव इवैल्यूएशन मॉडल होता है। इसका फोकस स्टेक होल्डर कंसर्न और एक्चुअल आउटकम पे होता है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव पे नहीं होता है। स्टर्नबर्ग का ट्राई आर्किक थ्योरी जो है, इससे क्वेश्चन था। 3 टाइप के इंटेलिजेंस के बारे में इन्होंने बात किया था, एनालिटिकल, क्रिएटिव और प्रैक्टिकल। तो हो सकता है इससे भी प्रश्न हो। एग्जैक्टली क्वेश्चन तो हमारे पास आया नहीं है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो बताया है स्टूडेंट्स ने, उसके आधार पर ये मैंने रेडी किया है। पियाजे से क्वेश्चन था। पियाजे आपका पेपर 1 में भी आता है ना। कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेज जो सेंसरी, मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होता है आपका। जैसे ये एजेज में डिवाइड होता है, 0 to 2, फिर 3 to 6 ऐसे होता है, फिर 6 to 10 और 11 ऐसे होता है, और 11 टू फिर फॉर्मल ऑपरेशन आगे होता है। तो ये जीन पियाजे से रिलेटेड प्रश्न था। हावर्ड गार्डनर का जो बहुबुद्धि है, यानी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी जो है उससे। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस में ये बताते हैं कि भाई भाषाई इंटेलिजेंस किसी के अंदर होता है, कोई जो है किसी के अंदर लॉजिकल होता है, तो किसी के अंदर म्यूजिक की समझ होती है, कोई स्पेस को ज़्यादा बेहतर समझता है, जैसे आर्किटेक्ट लोग होते हैं, किसी को बॉडी का समझ बेहतर है, किसी का इंटरपर्सनल स्किल जो अंतर व्यक्तिक हम कहते हैं, और किसी का होता है इंट्रापर्सनल जो खुद के बारे में ज़्यादा बेहतर समझे, है ना। नेचुरलिस्टिक होता है इंटेलिजेंस, नेचर से रिलेटेड। तो ये जो है आपका गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस, ये सारी चीज़ों बात बात करता है। गाइडेंस से रिलेटेड प्रश्न था, है ना। गाइडेंस और काउंसलिंग आपने जरूर पढ़ा होगा पेपर 2 में, तो गाइडेंस से रिलेटेड प्रश्न था। और गाइडेंस एजुकेशनल गाइडेंस होता है, वोकेशनल गाइडेंस होता है, पर्सनल सोशल डेवलपमेंट के लिए होता है। तो गाइडेंस से प्रश्न था। एक चीज़ जो देखने को मिला है, जो काफ़ी जो है इस बार पिछले 2 या 3 एग्ज़ाम जो हुआ था, यानी जून में जो एग्ज़ामिनेशन हुआ था 2025 में, और उसके पहले दिसंबर वाला 2024 वाला, और उसके पहले भी जो हुआ था जो जून 2024 जो टल गया था, बाद में फिर हुआ। असर्शन रीज़न उसमें नहीं देखने को मिलता था, है ना। असर्शन रीज़न इन्होंने गायब करके स्टेटमेंट भेज दे दिया। लेकिन इस बार क्या हुआ है, स्टूडेंट्स बता रहे हैं, हमारे लर्नर बता रहे हैं कि 10 से 11 प्रश्न जो है उनको असर्शन रीज़न का देखने को मिला। और ये प्रश्न जो है ना वो काफ़ी कंफ्यूज कर दिया उनको, और इस वजह से इस बार मुझे लगता है कि ये जो प्रश्न है ना वो एनटीए इसलिए करता है ताकि आप अपने दिमाग में बैठा के गए हो कि इस पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन आएगा, और इस बार इन्होंने कुछ डिफरेंट कर दिया। तो यही एक डिफरेंट मुझे देखने को मिला है कि इस बार के पेपर में असर्शन रीज़न से प्रश्न देखने को मिला है। और असर्शन रीज़न के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि कैसे सॉल्व करते हैं, है ना।
लेकिन इस बार जो है ये एक हम कहेंगे कि 3 बार का जो पैटर्न था उसको एनटीए ने फिर से चेंज किया और इस बार असर्शन रीज़न पूछा गया है। अब कुछ टॉपिक्स हैं जो डायरेक्टली जो मैंने नोट्स प्रोवाइड किया था उससे आया था और मैं बार-बार जोर डालता था। इसके अलावा मैंने यूट्यूब पर भी बहुत सारी क्लासेस ली थी, है ना? आप इधर-उधर भटकते हैं, अलग-अलग जगहों पे देखते हैं, लेकिन एक बात आपको याद रखना होगा कि देखिए क्वालिटी कंटेंट और बिल्कुल टू द पॉइंट कंटेंट यहाँ मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, है ना? तो देखिए कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्ररी, सबऑल्टर्न ये इसके ऊपर जो है यानी कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन के ऊपर जो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया था, AEIO स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन वाला जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो है वो ऑल होता है, यहाँ पर नो होता है, यहाँ पर सम होता है और यहाँ पर सम नॉट होता है। ये यूनिवर्सल होता है ऊपर वाला, यहाँ पर्टिकुलर होता है। ए को यूनिवर्सल अफर्मेटिव कहते हैं, ई को यूनिवर्सल नेगेटिव कहते हैं, पर्टिकुलर अफर्मेटिव आई को कहते हैं, पर्टिकुलर नेगेटिव ओ को कहते हैं। इनके बीच में क्या रिलेशन होता है ना? इसके बारे में बताया था। कॉन्ट्ररी, सब कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्राडिक्टरी ये सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में मैंने आपको समझाया था, इससे प्रश्न था, है ना? सेक्शन 4, 11 और 21 से प्रश्न था और इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको कराया था। नोट्स भी लास्ट दिन पे मैंने दिया था और इसके अलावा इसके लिए अलग से एक यूट्यूब सेशन भी मैंने लिया था। जिसने भी सेशन मिस किया है, जिसने भी मेरे बातों को हल्के में लिया है, बार-बार मैं अपने तरफ से बहुत जोर डाल के आपको समझाने की, पढ़ाने की कोशिश करता था, लेकिन आप लोग तो वही बहुत चालाक हो चुके हैं, है ना? आप लोग उसको छोड़ते थे, नहीं फॉलो किया जिन्होंने, उनको ये झेलना पड़ा और जिसने भी फॉलो किया, अच्छे से पढ़ाई की है, उन्होंने जो है इसको सॉल्व किया है। तो मैचिंग वाले क्वेश्चन में जो है ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4 के बारे में बात करता है। तो क्वालिटी एजुकेशन के बारे में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 जो है वो बात करता है। एसडीजी जो है वो ये 2015 में आया था, याद रखिएगा और ये एमडीजी का सक्सेसर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो थे उनके सक्सेसर के रूप में आया था जिसमें 17 गोल और 169 टारगेट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में रखे गए थे। डिसेबिलिटी प्रोविज़न चेंज जो हुआ था ना 7 से बढ़ के 21 डिसेबिलिटी जो हुई थी, इससे आया था और ये एक ही दिन पहले जस्ट किसी लर्नर ने हमारे डिस्कशन ग्रुप में पूछा था। मैम ने सभी डिसेबिलिटीज़ का नाम सहित आपको भेजा था। डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था, है ना? सीरीज़ कंप्लीट करने के बारे में ऐसा प्रश्न था 12Z, K4X और M7V तो ये तो आपका नॉर्मल है, मैथमेटिकल रीजनिंग में इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। इस्लामिक एजुकेशन से इस बार प्रश्न पूछा गया था, है ना? इसके अलावा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का प्रॉफिट एंड लॉस ये सिंपल क्वेश्चन आए हुए थे अर्थमेटिक वाले। अच्छा पाओलो और पियाजे, कुछ लोग कह रहे हैं कि पाओलो का किताब द ओरिजिन ऑफ इंटेलिजेंस इन चिल्ड्रन और पियाजे की किताब द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड पूछा गया था। बुक्स वाली जो वीडियो थी, अलग से मैंने यूट्यूब पर प्रोवाइड की थी जिसमें सारे इसी बार का बात है बहुत यानी एक लास्ट 1 महीने में मैंने जितनी भी वीडियोज़ दी है ना, वो सारे ही इम्पोर्टेंट थे। मैं बार-बार कहता था, उससे डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिला है। तो पाओलो की किताब से एक प्रश्न था, पियाजे की किताब मतलब उनकी किताब का नाम क्या था, इससे प्रश्न था। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया ना, मैंने बार-बार बोला है कि फैक्ट पूछ रहा है ज़्यादा। फिर एथनोग्राफी के टाइप्स के बारे में पूछा था। एथनोग्राफी जो है ना वो एक तरीके से एक रिसर्च का टाइप होता है, तो उससे मैचिंग का प्रश्न था। असर्शन रीज़न के जैसा कि मैंने कहा कि 10 से 11 क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि काफ़ी हाई है। पिछले सेशंस के मुकाबले देखें तो पिछले सेशंस में तो एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला था। पिछले 3 जो एग्जामिनेशन हुए थे यूजीसी नेट, इस बार जो है ये चेंज देखने को मिला है। फाइनल कंक्लूजन क्या है? मेरा कंक्लूजन ये है कि जिन्होंने भी अच्छे से तैयारी की, हमारे साथ हमें हमारे ऊपर विश्वास किया और अपने ऊपर विश्वास किया, हमारे साथ बने रहे, हमारे बैच से जुड़े थे, ईज़ी टू मॉडरेट था उनके लिए ये पेपर। देखिए पेपर जो होता है ना, वो सब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव का मतलब कि सबके लिए अलग-अलग हो सकता है। हो सकता है आपकी तैयारी अच्छी हो तो आपको ईज़ी लगे और नहीं अच्छी होगी तो हार्ड लगेगा। तो ये भी याद रखना है ना? आप बैच में एडमिशन ले लेते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं, हमारे साथ पढ़ते हैं, हमसे प्रश्न पूछते हैं, तो वो इम्पोर्टेंट है। हमसे जुड़ के और प्रश्न पूछते हैं। हमारे डाउट ग्रुप में बहुत सारे लर्नर थे जो मेरे टेलीग्राम के डाउट ग्रुप में थे और वो एडमिशन उन्होंने नहीं लिया था। लेकिन उसके बावजूद उनका जो मैं जज़्बा देखता था पढ़ने का, मैं आंसर देता था वो उनके सारे प्रश्नों के। तो ये है फैक्ट बेस्ड और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी असर्शन रीज़न के ऊपर ज़्यादा जोर था। जो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था इस बार थोड़ा-सा मॉडरेट देखने को मिला और कीवर्ड अगर आपको मालूम था, एलिमिनेट अगर आप कर सकते थे आंसर को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अलग से सॉल्व किया था आपने अच्छे तरीके से और हमारे पिछले 1 महीने के सेशन को फॉलो किया था, हमारे बैच से अगर जुड़े थे और अगर हमारे लास्ट मिनट जो मैंने नोट्स प्रोवाइड किया था, वो आपने किया था और साथ ही साथ मैम के अगर लास्ट में जो आपको मैम ने हेल्प किया था और साथ ही साथ मैम के अगर क्लासेस आपने ली थी,
तो ये पर्टिकुलर एग्जामिनेशन आपके लिए बहुत जो है वो अच्छे तरीके से गया होगा और बहुत अच्छा जो है वो आप करेंगे। अब एक आइडिया मैं आपको दे देता हूँ कि कट ऑफ के बारे में बहुत लोग पूछेंगे सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है। जो मेरा अंदाजा है वो ये है कि अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो जनरल के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, जेआरएफ का कट ऑफ जो है ना वो एटलीस्ट 210 प्लस मान के चलिए, 210 से ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आएगा। जो नेट का कट ऑफ है ना वो आप मान लीजिए कि मुझे लगता है कि इससे ही 10-12 नंबर नीचे 196 98 इतना जो है। और अगर हम बात करें तो कैटेगरी वाइज आप देख लेंगे तो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का लगभग सेम जाता है और एससी और एसटी का लगभग सेम जाता है। तो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी जो है तो मुझे लगता है कि 198 अगर ला रहे हैं तो सेफ मानेंगे अपने आप को, 198 टू 200 पे इनका जेआरएफ जो है वो होगा। और इस हिसाब से आप जो है ना वो बाकी सभी ग्रुप्स के लिए भी देख लेंगे। बाकी मैम वीडियो लाएंगी तो ज़्यादा अच्छे से बताएंगी कि इसका कट ऑफ कितना जाएगा। तो आई होप कि आज का ये वीडियो आपको हेल्प किया हो। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। हमारे बैच से अगर जुड़े हैं तो डिस्कशन ग्रुप अभी भी आपके लिए ओपन है, ऐसा नहीं है कि हमने बंद कर दिया। कोई भी प्रश्न पूछना हो, कोई भी जो है आपको डाउट हो तो पूछ लीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी, हमारे जो जून 2026 है उसके एडमिशन ऑलरेडी ओपन है और न्यू ईयर ऑफर हमारा चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। न्यू ईयर ऑफर हमारा अभी हमने ऑन किया है, तो अगर अर्ली बर्ड ऑफर है, अभी अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको जो है बहुत अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस पे एडमिशन मिल जाएगा। 1 ईयर का भी एडमिशन हम दे रहे हैं इस बार और 6 मंथ का भी दे रहे हैं। और 1 ईयर वाला जो है ना वो काफ़ी चीप आपके लिए पड़ेगा, मतलब 2 सेशंस आपको मिल जाएंगे, जून वाला और दिसंबर वाला, दोनों के लिए वैलिडिटी बढ़ा दी जाएगी आपकी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप कॉल कर सकते हैं 9015958713, इस नंबर पर विनय सर का नंबर है। और बहुत ही बाकी सभी संस्थानों को आप देखें और हमको देखें, और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनसे आप टेस्टिमनी ले लीजिए, देख लीजिए कि कितने बेहतरीन तरीके से तैयारी होती है और आपको जो है बहुत मिनिमल प्राइस पे ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। और इस बार मैं कुछ और एक्स्ट्रा देने वाला हूं जो कि आपको एग्जामिनेशन जब आपका होगा तब मैं प्रोवाइड करूंगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। एक बेहतरीन पेपर 1 का जो है वो बुक मैं आपको देने वाला हूँ, है ना, हैंड रिटन होगा वो। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं एडमिशन लेने में तो ज़रूर आप जो है इस नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप जो करना है करिए। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी जो है वो अपनी तैयारी जो है जारी रखेंगे। देखिए, हमेशा पढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है, ये याद रखना है, और कभी भी हताश निराश नहीं होना। अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है तो, है ना, और एग्ज़ाम अच्छा गया है तो वेल एंड गुड। आप जो है वो जस्ट आप अपनी पढ़ाई को जो है जारी रखिए, रिवीजन करते रहिए, अपने आप को जो है थोड़ा सेटल होइए, थोड़ा सा अब रिलैक्स रहिए, है ना। एग्जामिनेशन आपका ओवर हो चुका है। मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो को स्टार्ट। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।